वंश आप इस तरफ आके बैठो, आप बच्चे थोड़ा आगे आओ चेयर लेके। लास्ट टॉपिक देखो भाई क्या था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या हो गया फिर, पेजेस कहाँ गए? बिल्कुल शांत। ऑलरेडी पेजेस गायब हो गए तो दिमाग वहीं से घूम रहा है कि यार इतनी मेहनत हमारी गायब हो गई। लास्ट टॉपिक बताओ एग्जैक्टली जहां पे हमने छोड़ा था। एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाला हो गया, हेडिंग डालो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मोबाइल वगैरह बिल्कुल बैग में रखना, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा है शांत बिल्कुल। शुरुआत कर रहे वर्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो एक्सपेंडिचर जिससे या तो गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ जाए या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाए। इन दोनों में से अगर कोई एक काम हो जाता है, नयन बच्चे बोर्ड पे देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे या तो एसेट्स या फिर लायबिलिटी कम हो जाए। इन दोनों में से अगर कोई एक काम हो जाता है ना सर, इन दोनों में से कोई एक काम हो जाए तो वो जो खर्चा है वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में चला जाएगा। किस कैटेगरी में चला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल लेते हैं सर, सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला एग्जांपल, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ, अगर आपने आईएमएफ का जो उधार था वो चुका दिया तो आपका खर्चा तो हुआ, लेकिन आपकी क्या कम हो गई? लायबिलिटी कम हो गई। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, रोड्स, ब्रिज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन ऑफ, कोई स्कूल बन गया, कोई हॉस्पिटल बन गया, कोई ब्रिज बन गया, कोई फ्लाईओवर बन गया, कोई नया रोड का निर्माण हो गया, कोई डिस्पेंसरी बन गई, ये सब पे खर्चा तो हुआ, लेकिन क्या बढ़ गए? क्या बढ़ गए भाई? एसेट्स। तो इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीसेंट एग्जांपल मैंने 3 से 4 बार ही ऑलरेडी बोल दिया है। इंडिया परचेज, इसको लिखना मत अभी प्लीज, परचेज्ड प्लीज ध्यान से सुनेंगे। इंडिया ने अभी रिसेंटली 26 फाइटर जेट परचेज करे जिनका नाम क्या है? राफेल, जिसकी वर्थ कितनी है? 63,000 करोड़। तो ये कैसा खर्चा है सर? कैसा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर। क्यों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि जो राफेल है, ये जो फाइटर जेट है, ये हमारी कंट्री के क्या माने जाएंगे? एसेट्स माने जाएंगे। और एसेट्स क्या हो गए? बढ़ गए सर। क्या हो गए? एसेट्स बढ़ गए। डन।
बच्चों मुझे नहीं लगता शायद इस टॉपिक से ज्यादा अर्जेंट बात होगी, तो प्लीज बात मत करो। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया क्या? लोन प्रोवाइड कराया। क्या प्रोवाइड कराया? लोन। ग्रांट्स नहीं दिए। अगर ग्रांट्स दिए होते तो वो किस में चले जाते? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। किस में चले जाते? क्योंकि ग्रांट्स का नेचर कैसा होता है? डोनेशन टाइप। ग्रांट्स का नेचर कैसा होता है? और डोनेशन से ना तो एसेट्स बढ़े ना लाइबिलिटी कम हुई। लेकिन अगर लिखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड कराया? लोन प्रोवाइड कराया। क्या प्रोवाइड कराया? किसको? या तो किसी स्टेट को, जैसे कि भाई पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार एक्सेट्रा, या फिर यूनियन टेरिटरी। क्या कौन कौन सी हमारे देश में यूनियन टेरिटरी है? लद्दाख, कश्मीर, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है कि नहीं? दिल्ली भी एक प्रकार की यूनियन टेरिटरी है, सबको पता सर ये बात। तो अगर यूनियन टेरिटरी को उधार दिया है, क्या दिया है, तो उस पर क्या आएगा? ब्याज आएगा। क्या आएगा? ब्याज एक प्रकार की क्या हो गई? कमाई हो गई। मेरे शब्दों को, मेरे शब्द सुन रहे हो राजेश आप लोग प्रॉपर्ली तन में? प्लीज बच्चे, बहुत पॉइंट ऐसे हैं कि पेपर में अगर सिमिलर मिल जाए तो आप लोग डिफाइन कर सको कि हाँ ये रीजन था एक्यूरेटली। हाँ, तो मैं वापिस आ रहा हूं कि अगर मान लो सरकार ने उधार दिया है किसी को, क्या दिया है? उधार। तो कहीं ना कहीं उससे क्या आएगा? ब्याज आएगा। क्या आएगा? ब्याज मतलब कमाई। और अगर कहीं से कमाई आ रही है, क्या हो रहा है? कमाई आ रही है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। क्या हो गई? और इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में जाता है? एसेट्स में जाता है। किस में जाता है? और एसेट्स में जाने के कारण ये किस में चला गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ध्यान रखना कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगर लोन प्रोवाइड कराया स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि क्या बढ़ गए? एसेट्स बढ़ गए। यहां पे अगर यूनियन टेरिटरी या स्टेट की जगह कोई और कंट्री भी लिखी होगी ना, तो भी वो क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज मीनिंग लिखो, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। मीनिंग लिख रहे सब जने? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर are those expenditure, capital expenditure are those expenditure are those expenditure which either create assets of the government or reduce liability of the government, or reduce liability of the government. ठीक है? लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। डन। ठीक है, तीनों चार एग्जांपल नोट करो फटाफट से। बिल्कुल पूछो। यूनियन टेरिटरी में फर्क क्या है? यूनियन टेरिटरी का एक जो उसके ऊपर कंट्रोलिंग होती है ना, अगर मैं बहुत एक सिंपल वर्ड में समझाऊं, तो उसके ऊपर जो मेजर कंट्रोल होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में क्या होती है? अपनी पुलिस होती है, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस। दिल्ली पुलिस जो है ना, वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। चंडीगढ़ पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ये एक मेन फर्क होता है। लेकिन जो स्टेट होता है उसमें एक तरीके से जो वहां का ये होगा, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री होगा, उसके कंट्रोल के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि जो उपराज्यपाल होता है उसके बिना आप कोई भी एक प्रॉपर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार, अगर आपको याद हो, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बार बार बीजेपी ने क्लेम करती थी कि ये हमारे को काम नहीं करने देते, ये हमारे को काम नहीं करने देते, क्योंकि जो उपराज्यपाल था वो बीजेपी का था और आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि केजरीवाल था सर, और इन दोनों की हमेशा बनती नहीं थी सर। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो समझा सकता हूं अभी आपको। ठीक है? क्या उपराज्यपाल का मतलब होता है लेफ्टिनेंट, एक तरीके से भाई जो उस यूनियन टेरिटरी के लिए ना एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा, क्योंकि अगर कभी कल को राष्ट्रपति शासन लगा तो वो उपराज्यपाल की निगरानी में लगेगा। ये होता है। ठीक है?
ये डन। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो खर्चे हैं ये रोजाना के खर्चे, कभी कभार के खर्चे हैं? तो जो कभी कभार, क्या बोलोगे? नॉन रिकरिंग। तो अगला पॉइंट लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। अनुभव देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। ओके, ये लिख लिया। अब एक बात का जवाब दो, अगर आपके देश में, जैसे मैंने भी आपको रिसेंटली बताया था कि मैं पंजाब गया, जींद कटरा, या आप कह लो भाई दिल्ली कटरा रास्ते से गया था, बताया था मैंने पॉइंट? नहीं बताया था आप लोगों को? अभी जो जिस संडे आपका टेस्ट था ना, उस संडे मेरे को पंजाब जाना था। अब उस दिन मैं पंजाब निकला, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर नया रास्ता बनाया, मतलब एक तरीके से हाईवे बनाया नया, जो कटरा तक के लिए जाता है, वैष्णो देवी, समझ लो, कट जम्मू तक। और मैंने उसका जो एरिया एंजॉय करा, ये लगा लो भाई हमारा रोहतक से राइट होंगे ना, तो वो जींद के लिए, गोहाना के लिए, अगर यहाँ पे कोई हरियाणा से बच्चे बैठे हो तो वो शायद मेरे वर्डों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो गोहाना से होते हुए जींद के लिए ना नया रास्ता बनाया, दैट इज मतलब कंप्लीटली ना एकदम, कहते हैं कि आपको गाड़ी चलाने का मजा आ रहा है सर। तो वो वाली बात है। अगर हमारी कंट्री में हाईवे बन रहे हैं, नए नए स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, डिस्पेंसरी बन रही है, यूनिवर्सिटीज बन रही है, कॉलेजेस बन रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं, तो सर इन सब चीजों से हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? तो बस एक पॉइंट और लिख लो कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी कंट्री की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करता है। प्लीज जरा लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर increase productivity of the country, productivity of the country through long period development programs, long period development programs, long period development programs। ठीक है जी, डन। ठीक है, चलिए सर, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बारी आ गई है। फटाफट से डिफरेंस के लिए बेस तैयार करें। बेसिस हाँ जी, पहला बेस है मीनिंग। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या था? लक्ष्य एक बार रीड करना अपनी नोटबुक से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो भैया क्या लिखेंगे हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो एसेट्स बढ़ रहे हैं ना लायबिलिटी कम हो रही है। तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which neither create assets nor reduce liabilities of the government। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आओ भाई, अभी मीनिंग लिखा है जस्ट। लवन्य, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग पढ़ो नोटबुक से देख के। या तो एसेट्स बढ़े या लाइबिलिटीज कम हो। तो लिखो दोज एक्सपेंडिचर्स which either create assets or reduce
लाइबिलिटीज और रिड्यूस लाइबिलिटीज। ठीक है जी, डन। बहुत सिंपल सा पॉइंट, नेचर बोलो। यानी कि रूटीन खर्चे ये सरकार के, और ये नॉन रिकरिंग कभी कभार वाले खर्चे सर। तीसरा पॉइंट, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले तीसरे में। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सब्सिडी, पेंशन, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे? रेवेन्यू में। लेकिन अगर आ गया रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, तो ये इस प्रकार के खर्चे किस में आएंगे सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, डन। 3 पॉइंट लिख लिए, एक फोर्थ पॉइंट लिख दो, इंपैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। इंपैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, किसका इंपैक्ट पड़ेगा प्रोडक्टिविटी पर? रेवेन्यू का या कैपिटल का? ज्योति, कैपिटल का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एसेट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सके। तो लिखिए जरा, इंपैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी में रेवेन्यू, नो इंपैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, नो इंपैक्ट ऑन, पूरा वर्ड लिखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर लिख रहे हो तो नो इंपैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। जबकि कैपिटल में, हर्षिता, कैपिटल में प्रोडक्टिविटी पर इंपैक्ट पड़ता है। तो क्रिएट इंपैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी, डन। चलिए, अब मैं कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूं, आप लोग को उनको कैटेगराइज करना है कि क्या वो, उनमें से कौन सा एग्जांपल ठीक है, प्लीज फटाफट से लिखेंगे भाई। पहला एग्जांपल, डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज फ्रॉम जर्मनी। डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज फ्रॉम, अभी नहीं बोलो, और अभी मुझे पता भी नहीं। डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज्ड फ्रॉम जर्मनी। सेकंड, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। एक एक लाइन छोड़ देना बीच में, क्योंकि अभी हम इसका रीजन लिखेंगे, यस नो, या यानी कि रेवेन्यू में आएगा, कैपिटल में आएगा, रीजन लिखेंगे। ठीक है ना? ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक। थर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, सर्विसेज। पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी टू स्टाफ, टू गवर्नमेंट स्टाफ, टू गवर्नमेंट स्टाफ। ठीक है, अगला एग्जांपल, परचेज ऑफ
20 क्रेन्स, जेसीबी होती ना वो इंडिया वाले, इतने खाली है देखने में भीड़ लगी जाती है ना, बीच में बड़ा वायरल हुआ था जेसीबी। 20 क्रेन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। अच्छा योगी बाबा, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है जी, कितने हो गए? 5-6 हो गए, 6 हो गए ना। एक और लिख लो फिर इसी बात पे, एक्स है फ्लाईओवर। एक अगला लिख लो, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, परचेजिंग कंप्यूटर्स। जी सर, एक एक करके बताते चलेगा, पहले आप लोग खुद लिखो, लिखोगे पहले खुद, गलत सही हो कोई बात नहीं, सही हम करेंगे, गलत आप लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्लास में छुट्टी पे कौन कौन था? क्यों? अब ठीक। और छुट्टी जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो तब तक मत करा करो भैया, ध्यान रखो इस बात को प्लीज, करिए जरा। एक ये लक्ष्य फिर से छुट्टियों पे जाने लग गया ना। तुषार का भी कल फोन आया था, आज आ रहा था, कह रहा था कि सर आऊंगा आज। तने उसको, उसके पहले पिताजी का फोन आया था कि उसकी ना पेट में ना कोई दिक्कत हो गई थी ना, है। हाँ कह रहे थे कि उसकी ब्लड वगैरह निकल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर बच्चे की तबीयत ज्यादा डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस कवर करो भाई। एब्सेंट, एब्सेंट, चेतना को बंक पे फील करवा दो आज की, चेतना बंक पे गई हुई है आज। अंश एब्सेंट है, अभी बात करते हैं। इनको कट कर देना, खुशी का नेम कट कर, इनको भी कॉल करनी है, मेरे को भी लग रहा है कि शायद ड्रॉप कर चुके हैं, ये दोनों एक साथ में ही है, मंजीत और रुंज। नहीं है, एब्सेंट है, दूसरे बैच में आ रही है लोग, दूसरे बैच में। लिस्ट, ठीक है, ओके, लिख लिया होगा सबने, ठीक है। प्लीज एक एक करके, सीधे तौर पर अभी थोड़ी देर पहले बताया था डिफेंस इक्विपमेंट्स, फाइटर जेट खरीद, फाइटर जेट वाला बताया था सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रीजन क्या दोगे? एसेट्स बढ़ गए, एक नंबर पक्का। दूसरा बताओ भाई क्या था? ग्रांट्स मतलब एक प्रकार के क्या होते हैं? उपहार होते हैं, अनुदान होते हैं, डोनेशन टाइप। तो सर कैसा आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि ना तो एसेट्स बढ़े ना लाइबिलिटी कम हुई। ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दोनों बातें लिखनी पड़ती है, कैपिटल में कोई एक ही बात आएगी, ठीक है जी। तीसरा एग्जांपल बोलो, क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड
डिफेंस सर्विसेज पे खर्चा। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे हो सकता है कि ना इसको इसके साथ कनेक्ट कर ले। सर ये डिफेंस इक्विपमेंट है, क्या है? इक्विपमेंट। और यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज है, जैसे आर्मी सोल्जर्स की सैलरी, पुलिस वालों की सैलरी, समझ में आ रही बात? आईएएस आईपीएस की सैलरी। जो आईएएस है आईएफएस है वो किस में आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। और जो पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, बीएसएफ के जवान हैं, नेवी के जवान हैं, इन सब की सैलरी किस में आएगी? डिफेंस सर्विसेज में आएगी। तो सर ये रूटीन खर्चा है। कैसा खर्चा है? हर महीने जाएगी ना उनकी सैलरी, या कई सालों में एक बार जाएगी? हर महीने जाएगी सर। तो कैसा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है सर। और इस सैलरी के जाने से ना तो सरकार के कोई एसेट्स बढ़ेंगे, ना कोई लायबिलिटी कम होगी। कैसा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है। फोर्थ पे बताओ क्या है भाई? पेमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी यानी कि ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी है। हाँ भाई क्या रहेगा इसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ना तो एसेट्स बढ़े ना लायबिलिटी कम हुई। अगला बताओ, परचेज ऑफ जेसीबी। ठीक है जी। तो ये हमारे देश की बहुमूल्य एसेट्स है, ध्यान रखना। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं? कुछ हो रहा हो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मिर्जापुर में तू भी गया था? ठीक है। तो क्या आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आएगा? क्योंकि क्या बढ़ गए? जेसीबी हमारे देश की एसेट्स है, आन बान और शान है, ध्यान रखिएगा। 6 पॉइंट कलेक्शन, पूरा बोलो पूरा बोलो। हाँ एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनना। एक मूवी आई थी रेड, अभी पार्ट 2 भी आ गया, अजय देवगन, ठीक है कि नहीं? उस बंदे के जो मोटा सा नाम नहीं मेरे को, ताऊ जी है ना, ताऊ जी के घर पे रेड मारी हुई है। अब वहां तक गए हैं, पेट्रोल का खर्चा हुआ होगा। अब इसी तरीके से मान लो मेरे ऊपर टैक्स का भाई कोई लायबिलिटी बनी और मैंने पे नहीं करी, तो कुछ लोग आएंगे मेरी खातिरदारी करने के लिए, चाय पानी देंगे मुझे, ठीक है कि नहीं? या मैं उनको दूंगा, वैसे वही देंगे सर। क्या? 2 ही आ गए मान लो, ठीक है कि नहीं? तो जो आए उन्होंने कुछ ना कुछ तो खर्चा करा होगा सर, पेट्रोल का ही खर्चा मान लो, बाकी खर्चा तो मैं अफोर्ड कर लूंगा। उन्होंने चाय पानी के लिए पेट्रोल का ही खर्चा करा होगा। तो ये उस खर्चे की बात कर रहा है कि कह रहा है कि जब सरकार को लोगों से टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है तो उसके लिए भी तो कुछ खर्चा होता होगा ना। तो सर बिल्कुल होता होगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो ये खर्चा किस में आएगा? बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। किस में आएगा? क्योंकि ना तो एसेट्स बढ़ेंगे कोई, ना लायबिलिटी कम होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे कैश को एसेट्स मत मानना कि सर कलेक्शन टैक्स की कलेक्शन हुई है, तो वो कैश है, वो रूटीन खर्चा है, वो रूटीन अमाउंट की तरह यूज होगा। यहाँ पे जब एसेट्स वर्ड आ रहा है तो फिक्स एसेट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फिक्स एसेट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स। ओके। 7th, कंप्यूटर खरीदे सरकार ने, सरकारी स्कूल कराला कंझावला, कंप्यूटर आ गए सर। वैसे उनका पीरियड होता ही नहीं होता, मुझे पता नहीं, नहीं होता। गेम्स, प्राइवेट वालों तुम्हारा भी यही हाल होगा, गेम्स वेम्स को लेकर होता है। चलो जिंदगी खराब होगा, ठीक है। ओके ओके, बैक टू द पॉइंट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कंप्यूटर सरकार के क्या है? एसेट्स है, क्या है? तो किस में जाएगा? बी ऑनेस्ट, सारे आंसर किसके सही है? बिल्कुल 7 पॉइंट सारे के सारे, 5-6 बच्चों के। अच्छा, किसके 2 से ज्यादा गलत हुए? 2 से ज्यादा गलत हुए हुए हैं, है ना? कौन कौन से गलत हुए? ऑनेस्टली बताओ। ये दोनों, ये आपको कंप्यूटर एसेट्स नजर नहीं आए? आपके घर में भी कंप्यूटर एसेट्स है ना, तो एसेट्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कृतिका कितने गलत हुए? कौन से वाला? थर्ड वन, एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस सर्विसेज, कैपिटल मार दिया इसको, ठीक है। प्लीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आके एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। अब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? ओके। ठीक है,
प्लीज बच्चों बातें नहीं, अच्छे बच्चों देखो इधर जरा, हेडिंग है अपने पास स्टेट ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट की स्थिति। अब गवर्नमेंट बजट की जो सिचुएशन हो सकती है वो तीन हो सकती है सर, कितनी हो सकती है? तीन। ठीक है, एक होता है बोलो भाई क्या होता है? एक सरप्लस बजट। गौरव, बच्चे सरप्लस बजट किसे कहेंगे? सरप्लस कब आएगा? अकाउंट्स में भी हमारे पास एक वर्ड आता है सरप्लस। सरप्लस खर्च ज्यादा हो गए या इनकम ज्यादा हो गई? इनकम ज्यादा है किसके मुकाबले? खर्चों के मुकाबले। मेरी पॉकेट में 2 पैसे कब बचेंगे? जब इनकम ज्यादा कमाऊंगा, खर्चे कम करूंगा। डन। तो सरकार के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है। जब सरकार के एक्सपेंडिचर कम है किसके मुकाबले? जो सरकार को क्या मिली है? रिसिट्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो? इनकम। ठीक है जी। अगला वर्ड है बैलेंस बजट। और तीसरा है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट। बैलेंस बजट तो सबको समझ में आ रहा होगा सर, जब खर्चे और रिसिट्स इक्वल हो। ठीक है जी, डन। वंश क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब वंश तीसरा शब्द क्या लिखा है? बजट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है वंश? किसी चीज की कमी होना। अगर हम लोग टेक्निकल भाषा में बोले तो घाटा। टेक्निकलिटी वर्ड यूज करें तो क्या होता है? डेफिसिट मतलब घाटा। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं घाटा, हर्षिता घाटा कब होगा? घाटा कब होता है? घाटा कब होगा? डेफिसिट कब होगा? जब जब बोलो, नहीं कनेक्ट हो रहा, अभी गड़बड़ हो गया मामला। ओके, जब खर्चे ज्यादा हो इनकम कम हो। सर घाटा तभी तो होगा। अब हम जेएमएस चला रहे हैं, जेएमएस को चलाने की कॉस्ट आए मान लो ज्यादा, हम रेवेन्यू जनरेट करें कम, तो मैं सीधे तौर पे क्या कहूंगा कि जेएमएस में क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। और अगर इसका अपोजिट कर दो, रेवेन्यू जनरेट हो ज्यादा, खर्चा होए कम, तो सरप्लस। और अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो बैलेंस हो गया, है ना? अब हमें यहाँ पे पढ़ना जो मेन है वो है डेफिसिट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? 3 प्रकार के डेफिसिट पढ़ने सर हमारे को। कितने प्रकार के डेफिसिट पढ़ने? 3। एक का नाम है रेवेन्यू डेफिसिट, एक का नाम है फिस्कल डेफिसिट, और एक का नाम है प्राइमरी डेफिसिट। प्लीज ड्राफ्ट नोट करो सर। जी सर। नहीं, अकाउंट्स के में भी नहीं है सर। कब आया ये नोटिफिकेशन? इंस्टाग्राम पे देखा था ना, सीबीएसई की साइट पे। श्योर हो आप? अगर इंस्टाग्राम पे देखा था तो मैं आपको बता दूं वो प्रपोज है अभी। जो मैंने लास्ट टाइम देखा था इंस्टाग्राम पे, दैट वाज प्रपोज्ड, कि उसकी बात चल रही है। जो फाइनल कमेटी होती है सीबीएसई की, वहां पे बात रखी गई है कि बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ किया जाए, क्योंकि कैलकुलेशन करने में ना बहुत टाइम चला जाता है अकाउंट्स में। एक तो पहले ही वो स्ट्रक्चर बनाओ उसमें, फिर कैलकुलेशन करो उसमें, ठीक है कि नहीं? अब भाई ए बी सी आर पार्टनर, सी डाई, मर गया। अब ए और बी की ना गेनिंग रेशो निकालो,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। अबे मर गया मेरी बला से दोनों और मर जाओ। एक मैंने एक बंदा देखा कह रहा मेरे को जबरदस्ती कॉमर्स दिलवा दी, कह रहा टीएस ग्रेवाल दिलवा दी मेरे को, कह रहा गिप्पी ग्रे कह रहा गिप्पी ग्रेवाल सुनने वाला आदमी अब टीएस ग्रेवाल देख रहा है। कह रहा पंजाबी ना 2 मिनट में ना बनिया बन गया थोड़ी देर में। तो अगर कैलकुलेटर अलाउ हो गया होगा तो इट विल बी गुड कि आप लोगों का टाइम बचेगा। बच्चों पेपर सुनो 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 बच्चों सुनो, पेपर टफ आए ना आए, मार्किंग टफ हो चुकी है पिछले साल जो भी रिजल्ट आया है। अगर सबसे ज्यादा आरी चली है ना इस बार रिजल्ट में तो अकाउंट्स पे आरी चली है सर, सबसे ज्यादा अगर आरी चली है ना। वैसे आप ये बात अगर आपके अकाउंट्स वाले सर के साथ डिस्कशन होगी तो ज्यादा बेहतर बताएंगे सर, लेकिन मैंने जितने भी टीचरों से मैं मिला हूं, अपने पंकज सर से या जितने भी टीचरों से, सब कह रहे हैं कि भैया हमारे अकाउंट्स में इन्होंने ना गाज गिराई है इस बार। तो भैया पिछली बार का पेपर कैसा आएगा कैसे, लेकिन ये ध्यान रखो सीबीएसई ने मार्किंग वापस से अपना वो रुतबा बनाने के लिए कि हर साल ना सबके बहुत अच्छे से नंबर आ रहे थे 95%। अगर सबका डर खत्म हो जाएगा तो डर किसका बनेगा, अब पता लगा कि सीबीएसई का बनेगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है जी। मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन मार्किंग हार्ड होगी। मीनिंग लिखो, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट रेफर्स टू surplus budget refers to that situation, surplus budget refers to that situation when government receipts are higher than government expenditures. गवर्नमेंट रिसीट्स आर हायर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। चलिए अगले शब्द पर आइए, बैलेंस बजट। बैलेंस बजट means that situation when total expenditure is equals to total receipts, या बजट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू बजट रिसीट्स भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ध्यान रखना वर्ड सिनोनिमसली वर्क करते हैं। बजट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू बजट रिसीट्स या टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल रिसीट्स, बात एक ही है, वर्ड थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, बजट डेफिसिट refers to that situation when budget expenditure are higher than budget receipts। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, रेवेन्यू डेफिसिट। बहुत सीधा सा मतलब है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होगा सर, बोलो जब रेवेन्यू वाले खर्चे यानी कि बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे किसके मुकाबले, रेवेन्यू रिसीट्स के मुकाबले ज्यादा होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैसे कैसे एग्जांपल लिखवाए थे याद है, सब्सिडी, पेंशन,
स्कॉलरशिप, अगर कभी कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, तो उसके एग्जाम्पल दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे उसके एग्जाम्पल, और उन एग्जाम्पल्स को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। उसमें से अगर माइनस करोगे क्या, रेवेन्यू रिसीट्स। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट्स के कितने पार्ट थे याद करो, दो, टैक्स और नॉन टैक्स, याद है। टैक्स के कितने पार्ट थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो भैया ये भूल मत जाना, कई बार बच्चे क्या करते, सर इसमें तो ना रेवेन्यू रिसीट्स दे ही नहीं रखा। अरे नालायक, इतना जोर जोर की पढ़ाया, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया कि भैया रेवेन्यू रिसीट्स के दो पार्ट है, टैक्स और टैक्स भी नहीं दे रखा तो ढूंढ डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं लिख रखा तो उसके एग्जांपल ढूंढ। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल बोलो, बोलो गधो। इनकम टैक्स, टोल टैक्स, वेल्थ टैक्स लिखवाए थे सर वहां पे, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या, तो इसको जोड़कर रेवेन्यू बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर मेरे को इसका फॉर्मूला बनाना हो आरडी का, अच्छा इसमें इसको मैं न्यूमेरिकल कराते समय शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं, आरडी। आरडी इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है जी। चलिए सर प्लीज ये ड्राफ्ट लिखो पहले सर आप। लिख लिया इतना पोर्शन, डेफिनेशन वैसे आपके सामने बनी रही है लेकिन फिर भी लिख लो क्योंकि तुम घर पे जाके मेहनत बिल्कुल नहीं करते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट मींस, revenue deficit means that situation when revenue expenditure are higher than, when revenue expenditure are higher than revenue receipts, revenue expenditure are higher than revenue receipts, ठीक है जी, डन। अब थोड़ा सा इसके बाद यहां पर एक कुछ डेफिसिट की जब बात छिड़ गई है, थोड़ा एक आइए सर, इस पिक्चर को समझने का सही समय आ गया। देखिए ये पिक्चर क्या इंडिकेट कर रही है कि भारत सरकार का, अच्छा पीछे तक विजिबिलिटी सही है, सारे शब्द इसमें जो लिखे हुए सब नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अब थोड़े बहुत, ठीक है ओके। भारत सरकार अपना जो 1 रुपया अरेंज करती है, यानी कि भारत सरकार की टोटल इनकम के बारे में बात होने वाली है। भारत सरकार जो अपना पैसा अरेंज करती है वो कहां से अरेंज करती है, उस 1 रुपए को अरेंज करने में कितना कहां से अरेंजमेंट होता है उसको देख रहे हैं सर हम लोग। देखिए सर सबसे पहले अगर आप बहुत बड़ा पोर्शन देखेंगे ना तो 34%, कितना परसेंट कहां से आता है, यानी कि अब आप अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए कि भारत सरकार के पास जितना भी पैसा आ रहा है उसमें से हर साल सरकार 34% क्या ले रही है, उधार ले रही है। और इसी वजह से ना सरकार का जो उधार है हर साल, आपने सुना होगा कई सारे रील्स में ना कि कांग्रेस की सरकार कर तक तो इतना कर्जा नहीं था, बीजेपी की सरकार के बाद आने का कर्जा हो गया। हाँ सर कर्जा हुआ है क्योंकि हर साल अपनी इनकम का लगभग कितना परसेंट, 34%। कॉपी में लिख लेना साइड में कि भैया कितना परसेंट, 34% इनकम का कहां से आता है बोलो, बोरिंग से आता है। यानी कि बोरिंग हमारे लिए छोटा मोटा साधन या बड़ा साधन, सर बहुत बड़ा साधन, यानी कि 1/3 इनकम तो कहां से आ रही है, बोरिंग से। उसके बाद 15% पैसा कहां से आता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितने परसेंट लोग भरते हैं मात्र, याद है सर,
तो सोचो मात्र 2% लोग इनकम टैक्स भर रहे तब 15% आ रहा है। अगर ये 2 का 4 हो जाए तो शायद ये 15% से कितना हो जाए, 30% हो जाए। कितना हो जाए, 30% हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन। अगेन जो 15% आता है वो कहां से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि कंपनी से। कहां से आता है, जो कंपनीज हमारे भारत में है ना, रिलायंस, टाटा, गूगल या डोमिनोज या मैकडोनल्ड या पिज्जा हट या कोक या पेप्सी, जितनी भी कंपनीज है, ये जो अपने प्रॉफिट में से टैक्स का अमाउंट देती है ना, उसको क्या कहा जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स कहा जाता है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत जो पैसा इधर उधर से हेल्प से मिल गया, डोनेशन, क्या मिल गया, डोनेशन, ग्रांट्स, कितने परसेंट, 2%। कस्टम से कितना पैसा आता है सर, 4%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% है। और अगर आप देखोगे सबसे सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा पैसा कहां से आता है, जीएसटी। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे दोनों कंबाइंडली क्या है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है। तो जीएसटी का पैसा कहां से आता है, 17% आता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट याद आया, बोलो, नॉन टैक्स रेवेन्यू, फाइन, पेनल्टी, स्ट्रीट, स्पेशल असेसमेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। याद आ रही है सारे एग्जांपल, उससे कितना परसेंट आता है, 6%। क्या मेरी बात समझ में आई? 1 रुपया बनता है, यानी कि गवर्नमेंट की टोटल इनकम इस सोर्स से आती है सर। गवर्नमेंट की टोटल इनकम में सबसे बड़ा सोर्स, बोलो गधो, बोरेंग्स। कितने परसेंट, सेकंड नंबर पे कितने परसेंट, थर्ड पर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कंबाइंडली है 15-15%। डन। उसके बाद छोटे मोटे आपको दिख रहे हैं, यूनियन एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स हो गया, वगैरह वगैरह। अगर आप नोट कर सकते हो तो इसको नोट कर लो, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा एनहेंसमेंट होगा फटाफट से, 4 मिनट में तब तक ये कवर भी हो जाएगा। सर आज मन लगा के अपने पढ़ाई करें तो आपको समय का बीत गया नहीं पता लगा।